है इसमें क्या है 17, 23 और 29 तीनों क्या है अभाज्य संख्या है। 17 भी अभाज्य संख्या है, 23 भी अभाज्य संख्या है और 29 भी अभाज्य संख्या है। ठीक है, इनके अभाज्य गुणनखंड नहीं होंगे क्योंकि ये खुद अपने आप में एक अभाज्य संख्या है, ये किसी और संख्या से भाज्य नहीं है स्वयं और एक के साथ। तो इसके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, मतलब एक का भी भाग इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, है ना। तो 17, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 1, क्योंकि एक का अधिक है। 17 का गुणनखंड करेंगे, इसका जाएगा 17 का एक बार और एक का एक में, फिर 23 का एक बार और 29 का 29 में एक बार। ठीक है ना, तो इसका एचसीएफ क्या होगा 1 हो जाएगा, है ना। ठीक है, क्योंकि एक का भाग तो सब में जा रहा है ना। एचसीएफ कभी शून्य नहीं होगा, एचसीएफ मिनिमम होगा तो 1 ही होगा। और एलसीएम 17 × 23 × 29 इन सब का गुणन। ठीक है, तो ये आपके एचसीएफ और एलसीएम हो जाएगा। वैसे अगर आपको मैं इसी का तीसरा सवाल 8, 9 और 25 8, 9, 25 सही है ना। तो 8 का गुणनखंड करेंगे 2 चौके 2 1 3 3 1 5 1। ठीक है, तो इन सब में कोई कॉमन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा। तो यहाँ पे देखो 8 का क्या आ रहा है 2 की घात 3, 3 का क्या आ रहा है 3 की घात 2 और 5 का क्या आ रहा है 5 की घात 2, फिर 25 का और यहाँ पे 9 का। ठीक है, यही आ रहा है ना। तो यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 1, एलसीएम 8 × 9 × 25, यहाँ पे हो जाएगा 218। अब 12, 15 और 21 में आपको कॉमन निकाल के और 657। इधर देखिए इन दोनों का एलसीएम कितना दे रखा है 9। हमें क्या ज्ञात करना है एलसीएम ऑफ 306 657 का एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमारे पास दो संख्या है, ये दोनों संख्या है। तो हमने पढ़ा है कि क्या पढ़ा है एलसीएम इनटू एचसीएफ बराबर संख्या का यही पढ़ा है ना। तो एलसीएम हमें ज्ञात करना है ना, एलसीएम हमें ज्ञात करना है। एलसीएम कितना दे रखा है 9 और दोनों संख्याएं क्या है 306 657। ठीक है, यह है। अब एलसीएम ज्ञात करना है, तो आप जब पक्षांतरण करते हो, पक्षांतरण क्या होता है जब बराबर के एक साइड की संख्या बराबर की जब दूसरी साइड लेके जाएंगे वो पक्षांतरण कहलाता है। ठीक है ना, तो हम यहाँ से जो हमें ज्ञात करना है ना, जो हमें ज्ञात करना है वो बराबर के एक साइड ही रहने देंगे। हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना है एलसीएम, उसको अकेला इधर रहने दो, बाकी सारे को उधर लेके जाओ। तो इसके साथ क्या है 9 है ना, एलसीएम इनटू 9 है। तो अब यहाँ पे क्या चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस का माइनस होता है, माइनस का प्लस होता है, होने का भाग होता है, भाग का गुणा होता है। तो अब यहाँ पे इनटू में तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा 58 हो जाएगा। ठीक है ना,
से 9 का से है। 9 क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। 9 एक आपने एलसीएम एचसीएफ की जगह 9 लिखा है तो 9 ही तो लिखा है। एलसीएम क्या करना है और एचसीएफ की जगह 9 और संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याएं कौन कौन से 306 और 657 उनका गुणनफल। ये अपने इससे पहले वाले सवाल में हमने देखा था ना, सिद्ध भी किया था इसको। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसको क्या करूंगा, इनटू में इसके इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, भाग में चला जाएगा। 306 इंटू 657। अब 9 का भाग इन दोनों में किसी में जा रहा है, इसमें जा रहा है। 3 0 6 इनको जोड़ेंगे 9 आएगा, है ना। यहाँ पे 6 5 7 इनको जोड़ेंगे 9 आता है क्या, 6 और 5 11 और 7 18। इसमें भी 9 का भाग जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 9 9 दोनों में आ रहा है। तो 9 का इसके अंदर भाग लगा दे तो किसी भी एक संख्या में वो कट जाएगा, इसको काट 9 6 67 सॉरी 9 7 63 कितना बचा, 2 बचा और 9 3 27। 9 दिया 27। अब जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, इन दोनों का गुणनफल, है ना। 306 इंटू 73 742 और 21 8 3 ठीक है ना, ये आएगा 2 2 3 जो भी संख्या है यहाँ पे क्या कह रहा है, 6 की घात n है। अगर 6 की घात 1 होगा कितना आएगा, 6 6 की घात 2 होगा मतलब 6 इंटू 6 बराबर 36। ये कब का हो गया 6 की घात 3 तो 6 इंटू 6 इंटू 6 बराबर 36 दूनी कितना कोई कितना 6 का क्यूब है ना। तो हमेशा क्या आ रहा है, 6 ही आ रहा है। अगर इसके पीछे और 6 का इंटू करूंगा 216 इंटू 6 तो 6 का इंटू 6 से होगा 36 ही आएगा ना लास्ट में। तो इसका इकाई अंक 6 के ऊपर n प्राकृत अगर कोई घात है तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या आ जाएगा, 6 आएगा, ठीक है ना। इसमें इकाई अंक 0 नहीं आएगा। तो 6 की घात n, जहाँ n क्या प्राकृत संख्या है तो 0 पे समाप्त नहीं होगी। इतना आंसर देना बस नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा ना, क्योंकि देखिए आप ये लिख सकते हो ना, अब लिखिए यहाँ पे कि 6 की घात n है, n क्या है, कोई प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 से स्टार्ट होती है, अनंत तक जाती है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे n बराबर 1 रखूं तो 6 की घात 1 बराबर 6, n बराबर 2 रखो तो 6 की घात 2 बराबर कितना होगा, 27। n बराबर 3 रखो तो 6 की घात 3 बराबर 16, है ना। तो अब प्रत्येक का इकाई अंक क्या आएगा, 6 आएगा, है ना। n प्राकृत संख्या लगने पर 6 की घात n का इकाई अंक हमेशा 6 आएगा, है ना। अतः 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है ना, क्योंकि इसके जैसे यहाँ पे 216 आ गया, 216 में और 6 का इंटू करूंगा तो 6 का देखो इकाई अंक का इंटू इकाई अंक से होगा तो वो वापस इकाई अंक में ही आएगा। तो 6 इंटू 6 36 होता तो वो वापस इकाई अंक 6 ही आएगा, ठीक है ना। तो हमेशा इसका इकाई अंक क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है।
अब इसी तरह से आपके एक और जो छठा सवाल है वो भी देख लीजिए। देखो इस वाले सवाल में क्या आपको दो संख्याएं दे रखी है, दो अलग अलग मल्टीप्लाई में संख्या दे रखी है। पहला जो दे रखा है वो देखिए 7 × 11 × 13 प्लस 13 और दूसरा दे रखा है आपको 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है ना, क्यों है? भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्या क्यों है। अब हमें ये बताना है ये दोनों भाज्य अपने को दे रखी है लेकिन क्यों है, ये हमें कारण बताना है, ठीक है ना। तो भाज्य संख्या क्या होती है, दो अभाज्य संख्या का गुणनफल होती है ना। भाज्य संख्या क्या होती है, दो अभाज्य संख्या का गुणनफल होती है ना। तो यहाँ पे पहली संख्या में अगर लेता हूँ है ना, तो 7 × 11 × 13 प्लस 13 है ना। तब इसके अंदर 13 देखो अपने जो मल्टीप्लाई वाला जो होता है ना भाग वो एक पद होता है और दूसरा मल्टीप्लाई अगर उसके अंदर प्लस और माइनस बीच में आता है तो दो पद हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितने दो पद हैं, दो एक और दो एक ये, ठीक है ना। तो इनमें से हम क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। क्या करते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 13 कॉमन निकाला तो यहाँ पे 7 × 11 प्लस यहाँ पे 13 बाहर निकल गया तो क्या एक बच जाएगा। तो ये कोई ना कोई एक संख्या होगी है ना। ये भले अपने को क्या मिल जाए, अभाज्य संख्या मिल जाए है ना। ये बाई चांस को हमें अभाज्य संख्या मिल जाए और अभाज्य संख्या का अभाज्य संख्या के साथ गुणा करके जो भी संख्या आएगी वो भाज्य होगी। क्योंकि ये अगर बाई चांस कोई हमने इसका कैलकुलेशन नहीं किया है ना, तो ये इन दोनों संख्याओं का गुणनफल है ना। तो यहाँ पे लिखता है यह संख्या 13 और इसका 7 × 11 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 77 और 78 का गुणनफल है ना। गुणनफल है तो यह भाज्य संख्या होगी। तो यह भाज्य संख्या होगी। भाज्य संख्या होगी। अब इसी प्रकार दूसरी संख्या ले लेता हूँ 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 1 है या नहीं है, है प्लस 1 हो या नहीं हो, मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 इसमें भी आ रहा, 5 में 5 कॉमन ले लूं है ना। तो 7 × 6 × 5 5 तो बाहर निकल गया, तो 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें ये कोई अभाज्य संख्या मिलती है और ये भी अभाज्य संख्या, दोनों का गुणनफल है तो क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। अपने पास जो कंपोजिट नंबर क्या होता है, दो अभाज्य संख्या का गुणनफल होता है ना। भाज्य संख्या क्या होता है, दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल होता है। यहाँ पे एक अभाज्य संख्या ये है और बाई चांस इसके भी कैलकुलेशन करने पे हमें अभाज्य संख्या मिलती है या भाज्य भी मिल सकती है। जैसे यहाँ पे भाज्य मिली अपने को है ना, 78 में 2 का जाएगा। तो ये दोनों क्या है, दोनों का अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, भाज्य संख्या, ठीक है। तो यह संख्या 5 और 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 1 का गुणनफल है। तो यह संख्या क्या है, भाज्य संख्या, ठीक है।